हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, घूर्णन गति के आज के वीडियो में हम एक नई राशि की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोणीय संवेग। इस चैप्टर में बच्चों हमने द्रव्यमान केंद्र पढ़ लिया है। उसके बाद घूर्णन गति में हमने जड़त्वागुण और बलागुण भी पढ़ लिया है और दोनों के संबंध को भी हमने देख लिया। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे किसी कण के कोणीय संवेग की। बच्चों, पहले हम कण का कोणीय संवेग देखेंगे, फिर हम किसी दृढ़ पिंड का, जैसे कि हमारे पास ठोस गोला होता है, हमारे पास छड़ होती है, हमारे पास रिंग होती है, हमारे पास आयताकार वलय होती है, हमारे पास शंकु है, इन सब के कोणीय संवेग की बात करेंगे बाद में। आज की वीडियो में केवल बात करेंगे एक कण के, जो बिंदु द्रव्यमान होगा, जिसका द्रव्यमान m होगा और वो किसी वेग से चल रहा होगा, हम उसके कोणीय संवेग की बात करेंगे बच्चों। और देखेंगे कि ये कोणीय संवेग घूर्णन गति के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और क्या इसकी महत्ता है घूर्णन गति में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। आप सब हेडिंग लगा लीजिए, किसी कण का कोणीय संवेग। हेडिंग लगाएंगे, किसी कण का कोणीय संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और ये लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। सबसे पहले बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपने संवेग जैसी कोई चीज पहले सुनी है? आप कहोगे भैया हमने रेखीय संवेग पढ़ा था, जिसको हम संवेग बोलते थे और हम कहते थे कि इसका मान होता है P बराबर mv। ये एक सदिश राशि हुआ करती थी और फॉर्मूला हुआ करता था P बराबर mv। हम कहते थे जो दिशा v की होगी वही दिशा p की होगी, मतलब जो दिशा वेग की होगी वही दिशा संवेग की होगी। क्या बताता था बच्चों हमें संवेग? संवेग हमें यह बताता था बच्चों कि किसी वस्तु में रेखीय गति कितनी है। किसी वस्तु के पास गति की मात्रा ज्यादा है तो उसका संवेग ज्यादा होगा, किसी के पास गति की मात्रा कम है तो संवेग कम होगा। आपको ध्यान होगा जब हमने संवेग पढ़ा था न्यूटन के नियमों में, जो गति के नियम वाला चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें मैंने आपको संवेग डिटेल में पढ़ाया था। मैंने वहां आपको एक एग्जाम्पल दिया था साइकिल वाला और ट्रक वाला, कि साइकिल के पास गति की मात्रा कम है, ट्रक के पास गति की मात्रा ज्यादा है, तो ट्रक का संवेग ज्यादा होगा, साइकिल का संवेग कम होगा। वो स्थितियां हैं कि कब कम ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रेखीय संवेग होता है किसी वस्तु में गति की मात्रा को बताता है। कौन सी गति? रेखीय गति, सीधी सीधी गति। इसी प्रकार बच्चों जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति मतलब घूमने वाली गति, तो उसमें भी गति की मात्रा होती है। कोई वस्तु आराम आराम से गति कर रही है, मतलब उसके पास गति की मात्रा कम है, किसी वस्तु के पास गति की मात्रा ज्यादा है। तो घूर्णन गति में गति की मात्रा बताने वाली जो चीज है उसी को बच्चों हम कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मतलब जैसे रेखीय गति में रेखीय संवेग होता है, ऐसे ही घूर्णन गति में कोणीय संवेग होता है। आप देखते भी आ रहे हो, जैसे हम रेखीय गति में बात करते हैं विस्थापन की, तो आप घूर्णन गति में किसकी बात करते हो? कोणीय विस्थापन की। आप रेखीय गति में वेग की बात करते हो, यहाँ कोणीय वेग की बात करते हो घूर्णन गति में। यहाँ आप त्वरण की बात करते हो, यहाँ कोणीय त्वरण की बात करते हो। यहाँ आप द्रव्यमान की बात करते हो, यहाँ जड़त्व आघूर्ण की बात करते हो। ये कौन है? हमारा रेखीय गति और ये है हमारी घूर्णन गति। रेखीय गति में जैसे बल होता है, यहाँ बलाघूर्ण होता है। ये सब आप चीजें देखते रहे। इसी प्रकार जैसे रेखीय गति में संवेग हुआ करता था, ऐसे ही घूर्णन गति में हमारे पास होगा कोणीय संवेग, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। कई जगह इसको J से भी प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, तो समझ जाना हम कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहली बात तो ये समझाई कि ये कोणीय संवेग ना ऐसी ही चीज है जैसे वो रेखीय संवेग हुआ करता था। रेखीय संवेग हमें यह बताता था कि किसी वस्तु में गति की मात्रा कितनी है। कौन सी गति की? रेखीय गति की। ये कोणीय संवेग क्या बताएगा? ये हमें बताएगा किसी वस्तु में गति की मात्रा कितनी है। कौन सी गति? घूर्णन गति। मतलब वो किसी वस्तु में रेखीय गति की मात्रा बताता था, ये बताएगा घूर्णन गति की मात्रा। ठीक है बच्चों, इस चीज को आगे बाद में बढ़ाएंगे। हम पहले अपना फोकस करेंगे कि किसी कण का कोणीय संवेग कितना होता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों मैं इसको हटा दूं, आगे बढ़ेंगे हम। आप सब हेडिंग लगाएंगे कोणीय, किसी कण का कोणीय संवेग, किसी कण का कोणीय संवेग।
बच्चों हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक्स अक्ष है, मान लिया हमने, और ये हमारा वाई अक्ष है, और हमारे पास कोई कण है यहाँ, जेड अक्ष भी होगा, वो मैंने नहीं दिखाया है, वो आप समझ लेना, जिसका द्रव्यमान m है और ये वेग v से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से। मैंने कहा सबसे पहले आप इसको मूल बिंदु से मिला दो। आपने कहा भैया लो, हमने इसको मिला दिया। हमने कहा मान लेते हैं ये दूरी r है, कण का द्रव्यमान कितना है? m है। कितने वेग से चल रहा है? v से। मैंने आपसे पूछा क्या आपको ये कण चलता हुआ दिख रहा है? आप यहाँ बैठ जाओ मूल बिंदु पर। कहाँ बैठ जाओ आप? मूल बिंदु पे बैठ जाओ और इस कण को देखो। आप कहोगे भैया ये सीधा सीधा चल रहा है ऐसे, तो इसके पास रेखीय संवेग होगा क्या? अभी कोणीय संवेग भूल जाओ। मैंने पूछा क्या इसके पास रेखीय संवेग होगा? आपने कहा भैया बिल्कुल होगा। मैंने पूछा कितना? आपने कहा P बराबर mv। मैंने कहा ठीक। तो बच्चों हुआ क्या? अब मैंने आपसे पूछा क्या ये कण गोल गोल घूम रहा है क्या? घूर्णन गति कर रहा है क्या? आपने कहा भैया ये तो सीधा सीधा चल रहा है, घूर्णन गति की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मतलब इसमें घूर्णन गति नहीं है? आपने कहा नहीं, ये कण घूर्णन गति नहीं कर रहा है। मैंने कहा अच्छा आप ना इस पे फोकस करो, इस r पर। ये r एक सदिश राशि होती है बच्चों, इस पे मैं वेक्टर लगा रहा हूँ। मैंने कहा इस r को देखो आप। आपने कहा भैया देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जब ये यहाँ होगा तो इसका मतलब ये r ऐसा रहा होगा? आपने कहा हाँ। जब ये यहाँ गया तो ये r ऐसे हो गया, जब ये आगे जाएगा तो ये r ऐसे हो जाएगा, जब और आगे जाएगा तो ये r ऐसे हो जाएगा, और आगे जाएगा तो ये r और आगे चला जाए ऐसे हो जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हो इस कण के सीधे सीधे गति करने के बाद भी ये जो r है, जिसको बच्चों हम स्थिति सदिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। r क्या है? स्थिति सदिश। आपने बहुत बार पढ़ लिया है। मैंने कहा इस कण के सीधा सीधा चलने के बावजूद ये स्थिति सदिश हमें घूमता हुआ महसूस हो रहा है। महसूस नहीं हो रहा है, चल घूम रहा है सच में। ये ऐसा है, देखो ये मार्कर तो छोटा, मेरे हाथ से समझो। मैंने अपनी कोनी इस बिंदु पे रखी, अभी ये यहाँ है। जैसे जैसे कण आगे जाता जाएगा आप मेरे हाथ को घूमता हुआ देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि इस इस कण के सीधे सीधी गति करने के बावजूद भी हमारा जो स्थिति सदिश है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? घूर्णन गति। क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है। देखो घूम रहा है ऐसे। आपने कहा ठीक है। या ऐसे सोचो कि आप इसको यहां से बैठ के देख रहे हो, यहां से ऐसे, तो जब ये आगे जाएगा तो आपकी गर्दन घूमेगी। देखो आपकी गर्दन ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब देखने वाले की गर्दन या आंखें घूर्णन गति कर रही हैं। सच में तो हम इसकी बात करेंगे, ये जो हमारा क्या है स्थिति सदिश है, ये घूर्णन गति करेगा। और जैसे ही घूर्णन गति आ जाएगी हमें कहीं ना कहीं अब यहाँ कोणीय संवेग की बात करनी पड़ेगी। बच्चों अब आप ध्यान से सुनना, फिजिक्स में कोणीय संवेग को एक अलग प्रकार से परिभाषित किया गया। पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं कोणीय संवेग की। कहाँ लिखे? मैं यहाँ लिखूंगा परिभाषा। किसकी परिभाषा? कोणीय संवेग की परिभाषा लिखने वाला हूं मैं। फिजिक्स ये कहता है कि किसी कण के बारे में बात करें, किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। ध्यान से सुनो, अभी इसमें एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको। कोणीय संवेग कहते हैं। आपने कहा भाई कोई कण है वो सीधा सीधा चल रहा है, वो घूम भी रहा है, हो सकता है घूम भी रहा हो, लेकिन हमने मान लिया सीधा सीधा भी चल रहा है, तो उसके पास जो रेखीय संवेग होगा, अगर आप उस रेखीय संवेग का आघूर्ण निकाल लो। अब ये आघूर्ण आपने कहाँ भी पढ़ लिया? आपने बलाघूर्ण में भी पढ़ लिया, आपने जड़त्वाघूर्ण में भी पढ़ लिया। मतलब जब भी मैं आघूर्ण निकालूंगा कहीं ना कहीं मुझे एक निश्चित बिंदु की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ, आप जब आप बलाघूर्ण निकालते थे तो आप ये कहते थे कि हमने यहाँ बल लगाया F। तो जब मैं आपसे पूछा था कि बल आघूर्ण निकालो तो हमें ये बताना पड़ता था किस बिंदु के सापेक्ष या किस अक्ष के परितः।
तो कहीं ना कहीं जब भी आघूर्ण की बात होगी मुझे एक निश्चित बिंदु चाहिएगा या मुझे एक निश्चित अक्ष चाहिएगी, तो इसका मतलब यह है कि कोणीय संवेग के लिए भी मुझे एक निश्चित बिंदु चाहिएगा। जैसे कि यहाँ वो निश्चित बिंदु हमारा कौन है, मूल बिंदु है। तो हम कहेंगे किसी कण के रेखीय संवेग के किसी निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ये पूरी परिभाषा बनेगी बच्चों, सापेक्ष आघूर्ण को, ऐसा कर लेते हैं ना, मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूं, मैंने इसको हटाया, इसको हम अच्छे से ही लिख देते हैं। हमने कहा किसी कण के रेखीय संवेग के किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को इंग्लिश में इसको मोमेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसलिए कहीं इंग्लिश वाली बुक पढ़ोगे तो मैं लिखा रहेगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। आघूर्ण को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। ये बच्चों ये परिभाषा है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। किसी कण का रेखीय संवेग, किसी कण के रेखीय संवेग के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। इसको बच्चों L से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसको? L से। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब आपने बल आघूर्ण पढ़ा था, मतलब बल का आघूर्ण पढ़ा था, ध्यान से सुनना, उसको आपने प्रदर्शित किया था टाउ से और कहा था R क्रॉस F। देखो कितने मजा आएगा तुम्हें पढ़ते हुए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी है सबको। ये क्या है? आपने कहा भैया ये बल का आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण है। अच्छा, कैसे लिखते हैं? R क्रॉस F। अब मैं क्या लिख रहा हूं? आप कहोगे भैया आप तो कोणीय संवेग लिख रहे हो, कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं L से। तो अच्छा जी, जब बल के आघूर्ण को आपने R क्रॉस F लिखा तो संवेग के आघूर्ण को क्या लिखोगे? आप लिखोगे R क्रॉस P। क्या लिखोगे? R क्रॉस B। थोड़ा सा ध्यान से, आपने कहा बल के आघूर्ण को लिखने का तरीका है R क्रॉस F। देखो जैसे मतलब बल का आघूर्ण, बल बाद में लिखा है, आघूर्ण मतलब यहाँ क्रॉस लगा के मैं R लिख रहा हूं। मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप इसको समझ पाएं कि अच्छा ऐसे लिखना है, वरना सीधा याद ही करना पड़ेगा हमें। मैंने कहा मुझे ना संवेग का आघूर्ण लिखना है। कौन सी संवेग का? रेखीय संवेग का। रेखीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। जब बल का आघूर्ण लिखना था तो यहाँ बल है, तो मुझे संवेग का आघूर्ण लिखना है, संवेग का, तो यहाँ संवेग आएगा। जब बल का आघूर्ण था तो यहाँ क्रॉस R किया हुआ है, तो यहाँ भी क्रॉस R किया जाएगा। बल का आघूर्ण बनेगा टाउ, संवेग का आघूर्ण बनेगा L, और इसी को बोलते हैं बच्चों कोणीय संवेग। मतलब कोणीय संवेग का फॉर्मूला होगा हमारा R क्रॉस P। क्या होगा? R क्रॉस P। R क्या है? ये स्थिति सदिश है। किसका? उस कण का। किसके सापेक्ष? उस निश्चित बिंदु के। ये देखो ये निश्चित बिंदु है, उसके सापेक्ष ये R क्या है? ये स्थिति सदिश है। ये P क्या है? ये कण का रेखीय संवेग है। कण का क्या है? रेखीय संवेग। आपने कहा भैया ठीक है समझ आ गया। मैंने कहा अगर तुझे समझ आ गया तो मुझे ये बता दें कि क्या L को लिख सकते हैं हम R क्रॉस P? आपने कहा जी हाँ, L को हम R क्रॉस P लिखेंगे। और हम P को क्या लिख सकते हैं? mv। क्या लिख सकते हैं? mv। तो कहीं ना कहीं मैं इस m को बाहर निकाल लूंगा क्योंकि एक अदिश राशि है, और अंदर बचेगा R क्रॉस V। तो L का फॉर्मूला एक ये निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया हम इसको याद कर लेंगे। L का फॉर्मूला आ जाएगा पहला R क्रॉस P, दूसरा P की जगह mv रख देंगे, m बाहर निकाल लेंगे तो हम कहेंगे m R क्रॉस V। तो क्या दिखाई दिया आपको? आप कहोगे इसका मतलब ये है कि जो कोणीय संवेग है ना वो R क्रॉस V से आएगा में, मतलब सदिश गुणन करने के बाद आया। देखो कैसी राशि आई है? सदिश राशि। जब हम सदिश पढ़ते तो हम बोलते थे कि जब दो सदिश राशियों को गुणा करने के बाद एक सदिश राशि आ जाए तो बीच में क्रॉस होता है। या ये कहो कि कहीं बीच में क्रॉस लिखा मिला तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करके एक सदिश राशि आएगी। मतलब हमारी जो कोणीय संवेग है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। आपने कहा ठीक है। मैंने इसका मात्रक पूछ लिया आपसे कि इसका मात्रक बताओ। कहोगे भैया मात्रक इसका बनेगा m का होता है kg मतलब किलोग्राम, r का होता है मीटर, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बनेगा आपका किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसका मात्रक बना? ये बना कोणीय संवेग का मात्रक। रटना नहीं है, ये निकाल सकते हैं। जब हमें ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप इनको आराम से निकाल लिया करोगे। मैंने पूछा इसका विमीय सूत्र भी बता दो। मैंने कहा इसका विमीय सूत्र क्या होगा? आप कहोगे जी किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का m होता है, मीटर मतलब l का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड है t, लेकिन वो नीचे है तो ऊपर आएगा -1, तो विमीय सूत्र बनेगा ml स्क्वायर t -1। मैंने आपसे पूछा कि कोणीय संवेग सदिश राशि है, अदिश राशि है? आपने कहा भैया एक सदिश राशि। मैंने कहा अच्छा कौन सा सदिश? आपने कहा भैया सदिश दो प्रकार के हुआ करते थे, एक ध्रुवीय सदिश सीधे सीधे वाले सदिश और एक होते थे अक्षीय सदिश घूमने वाले। तो ये तो घूर्णन गति की बात हो रही है, मतलब ये जो हमारा कोणीय संवेग है ये एक सदिश तो है, लेकिन ये कैसा सदिश है? तो आप कहोगे भैया ये एक अक्षीय सदिश है। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें पता है कि अक्षीय सदिश की जो अक्षीय सदिश होते हैं उनकी दिशा हमेशा अक्ष के अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? अक्ष के। वो तो बाद की बात है, ये तो पहले से पता है हमें। आप बस इतना ध्यान रखना, ये सदिश राशि है और ये एक अक्षीय सदिश होगा और इसकी दिशा हमेशा अक्ष के परितः होगी। यहाँ अक्ष की कोई बात नहीं करेंगे हम। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एल की दिशा निकाल के दो, तो क्या आप सदिश वाले जो रूल हमने पढ़े थे सदिशों में उसकी सहायता से आप मुझे एल की दिशा बता दोगे क्या? आप कहोगे भैया एल की दिशा हम ऐसे बताएंगे। हमने ये सीखा था कि अगर आर क्रॉस वी के बाद एल आ रहा है तो ये जो एल है ये आर पे भी लंब होगा। देखो सदिश में हमने सब पढ़ रखा है, अब तुम भूल गए हो तो बात अलग है। एल जो होगा वो लंबवत होगा आर के भी, और एल जो होगा वो लंबवत होगा वी के भी, या ये कह लो कि एल आर और पी दोनों के लंबवत होगा। हाँ जी, तो कैसे निकालते थे हम भैया? दाहिने हाथ का नियम लगाते थे। हम कहते थे अपने दाहिने हाथ की अंगुलियां उस दिशा में रखो जो पहले लिखा हुआ है। आप कहोगे एम लिखा, अरे भाई एम तो अदिश राशि है, हमें उसकी बात करनी जो सदिश है। आर की तरफ रखेंगे, आर की तरफ ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गए हम। आर की ऐसे बना लो, आर लो, ये है आर और ये उनके बीच का कोण थीटा। ठीक है भाई, आर की दिशा हमेशा दूर की तरफ होगी। स्थिति सदिश हमने बहुत बार पढ़ रखा है, स्थिति सदिश हमेशा उस बिंदु से हमेशा दूर की तरफ होता है। तो अगर मैं यहाँ जाके आर बनाऊंगा तो आर ऐसा बनेगा। मैंने कहा वी और आर के बीच का एंगल थीटा है। मैंने कहा मुझे एल की दिशा चाहिए, तो मैं अपने दाहिने हाथ की उंगलियां आर की दिशा में रखूंगा और उनको वी की तरफ घुमाऊंगा, वी की तरफ। तो जैसे ही आप आर की तरफ रखी उंगलियां वी की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, तो आप कह दोगे कि कोणीय संवेग की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। आपने कहा ठीक है, मान लो ये कण ऐसे जा रहा होता है, ऐसे। तो फिर क्या करते आप करते आर की तरफ रख के वी की तरफ घुमाते, पहले वाले की तरफ उंगलियां रख के बाद वाले की तरफ घुमाते, आर से वी की तरफ घुमाते, अंगूठा बाहर आता, तो इसका मतलब कोणीय संवेग की दिशा लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक है, या तो कोणीय संवेग की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी या लंबवत बाहर की ओर होगी। ये आप दाहिने हाथ का नियम लगा के आसानी से पता कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है भैया, इतनी बात हमें समझ आ गई, फॉर्मूला भी हमें याद हो गया, मात्रक हम अपने आप निकाल लेंगे, विमीय सूत्र अपने आप निकाल लेंगे, याद ये रख लेंगे कि एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऐसे निकाल ली जाती है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इतनी चीज को डायग्राम रहने दूंगा अभी मैं। देखो बच्चों, अभी आपके सामने जो फॉर्मूला है एल का उसको एक बार दोहराओ। आपने कहा भैया पहला फॉर्मूला हमें याद है आर क्रॉस पी, दूसरा हमने पी की जगह एम वी रख दिया, तो एम को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बना आर क्रॉस वी, ये आ गया हमारा एल वेक्टर। मैंने कहा अच्छा, हमने दिशा वगैरह सबकी बात कर ली, मात्रक सबकी बात कर ली, विमीय सूत्र की बात कर ली। मैं कहता हूँ अच्छा अब ना इसके परिमाण की बात करते हैं। आपने कहा भैया जब हम इसको खोल लेंगे ना, इसको आर क्रॉस वी को, ए क्रॉस बी क्या हुआ करता था भाई? आप कहोगे ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ऐसे ही आर क्रॉस वी होगा आर वी साइन थीटा एन कैप। परिमाण की बात करेंगे, हमने इसको खोला।
आपको पता है कि जैसे इसका परिमाण निकाल लूंगा तो ये एल हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, एम तो अदिश राशि है ही, यहाँ से ये आर भी आ जाएगा, मैं इसको वी आर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एम वी आर, एम आर भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये एन कैप क्या होता है? ये एन कैप होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? आप कहोगे 1 होता है, तो एल आया बच्चों हमारा एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, मतलब एल का अगला फॉर्मूला सिर्फ परिमाण के रूप में क्या आया? एम वी आर साइन थीटा। एम क्या है? कण का द्रव्यमान है, वी क्या है? कण का वेग है, आर क्या है? कण की दूरी है। कहां से? निश्चित बिंदु से, उस बिंदु से जिसके सापेक्ष हम कोणीय संवेग निकाल रहे हैं। थीटा क्या है? थीटा भैया इस वी और आर के बीच का कोण है। थीटा वी और आर के बीच का कोण है, क्योंकि यही तो दो सदिश राशि है, ये तो अदिश राशि है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वापस आओ, मुझे बस ये भी बता दो ये एन क्या है। आपने कहा भैया अभी तो आपने बताया कि एन कैप एक एकांक सदिश है। मैंने कहा हाँ एकांक सदिश तो है, लेकिन है क्या? आप कहोगे भैया एकांक सदिश तो दिशा बताने के काम आते थे। मैंने कहा ठीक, किसकी दिशा बता रहे हैं? आप कहोगे भैया ये एन कैप ना इस एल की दिशा बताएगा, मतलब जो एन कैप है वो हमारे कोणीय संवेग की दिशा बताएगा, जो अभी हम देख के आए, या तो लंबवत बाहर की तरफ होगी या लंबवत अंदर की तरफ होगी। आप इसका ध्यान रखेंगे। हम यहां तक आगे बढ़ चुके हैं, एल का फॉर्मूला हमारा आ गया एम वी आर साइन थीटा। ये केवल परिमाण है, यहाँ दिशा की कोई बात नहीं होगी। याद रखेंगे एम क्या है? कण का द्रव्यमान है, वी क्या है? कण का वेग है, आर क्या है? कण की दूरी है। कहां से? निश्चित बिंदु से। थीटा क्या है? इस वी और आर के बीच का कोण। अब मैं जो आगे बताने वाला हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि ये कितना है, ये आपने कहा भैया ये यहां से यहां तक आर है, ये बिंदु हमारा ओ है, ध्यान से सुनना। अच्छा ये कोण भी थीटा ही होगा, जब ये कोण, भाई देखो ये किसके समांतर चल रहा है? एक्स के। तो मैंने आपसे पूछा कि अगर ये कोण थीटा है और यहां से यहां तक आर है, तो आर का ये हिस्सा कितना बनेगा? आपने कहा भैया जब हम इस आर को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये जो हिस्सा बनेगा ये वाला यहां से यहां तक, ये बनेगा हमारा आर कोस थीटा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये आर है तो ये यहां तक का हिस्सा कितना बनेगा? ये यहां तक, ये इतना। आपने कहा भैया हमने पढ़ा था ये आर है तो ये आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा होगा, तो ये बनेगा आर साइन थीटा। अच्छा अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी तो आर साइन थीटा ही होगा। आपने कहा भैया हाँ ये भी आर साइन थीटा होगा। अब आप बस मुझे ध्यान से देख के ये बता दो कि ये आर साइन थीटा क्या है। आप कहोगे भैया ये आर साइन थीटा ना, ये आर साइन थीटा लंबवत दूरी है। क्या है? लंबवत दूरी। किसकी लंबवत दूरी है? आप कहोगे ये आर और वी के बीच की लंबवत दूरी है। देखो ध्यान से सुनना, मजे की बात बता रहा हूं। यहां से यहां, ये इस यहां से दूरी मापनी है यहां तक की। कहां तक की? जहां कण अभी है। हाँ जी ये आर है। मैंने कहा ये क्या है? ये आर साइन थीटा है। दूरी कहां से माप रहा हूं? मैंने कहा ओ से। पहली आर भी मैं कहां से माप रहा था? ओ से। लेकिन जब मैंने ये आर लिया था तो ये कुछ इस प्रकार की दूरी थी, लेकिन मैं जब आर साइन थीटा ले रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कि ये जो दूरी है ये वेग के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। फील कर पा रहे हो क्या? मैंने कहा ये आर है, हाँ। मैंने कहा ये आर कोस थीटा है, हाँ। मैंने कहा ये आर साइन थीटा है, हाँ। तो ये ध्यान से देखो ना, आर साइन थीटा हमारे फॉर्मूले में आ रहा है और आर साइन थीटा तो इस v के लंबवत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये आर साइन थीटा आर का वो हिस्सा है जो v के लंबवत है। बताओ मुझे इस बात समझ आई है क्या? एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो। ये आर है, आपने कहा हाँ। ये थीटा है तो ये आर कोस थीटा, ठीक। ये आर साइन थीटा। मैंने कहा अगर ये आर साइन थीटा तो ये भी आर साइन थीटा, हाँ। मैंने कहा इसका मतलब हमने आर के दो हिस्से किए, एक आर कोस थीटा, एक आर साइन थीटा। आर साइन थीटा आर का वो हिस्सा है, देखो ध्यान से, ये जो v के लंबवत है, हाँ। तो इसका मतलब मैं इस L को ऐसे भी लिख सकता हूं कि mv और वो वाला r जो v के परपेंडिकुलर है या लंबवत है। अब मुझे साइन थीटा व थीटा लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं वो वाला r लूंगा, वो वाला r लूंगा, या r का वो हिस्सा लूंगा जो v के लंबवत है। मैं लिख देता हूं एक बार इसको, r का वह हिस्सा, कंपोनेंट, घटक, r का वह घटक जो v के लंबवत है।
v के लंबत है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब आपको mvr sin थीटा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधा लिखो mvr। मैंने कहा कौन सा r? आपने कहा वो वाला r जो v के लंबत होगा। हमने कहा ठीक। आपने कहा तो भैया फिर तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये v है, हाँ इसको मैं हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं इसको हटा रहा हूं। ये v है, ये थीटा है, तो ये बनेगा v cos थीटा। हाँ जी, v का ये हिस्सा कितना बनेगा v cos थीटा, और ये बनेगा v sin थीटा। हाँ तो फिर ये v sin थीटा, तो v का वो हिस्सा नहीं हो गया क्या जो r के लंबवत है? देखो ये कौन है? आपने कहा भैया ये r है, ये कौन है? ये v sin थीटा है। v sin थीटा और r के बीच का कोण कितना है? आपने कहा 90 डिग्री। इसका मतलब इस l को मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं m v का वह हिस्सा जो r के परपेंडिकुलर है, v का वह हिस्सा जो r के परपेंडिकुलर है। मतलब हम इसको ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये v वो वाला v है, v का वह घटक है, v का वह हिस्सा है जो r के लंबवत है, r के लंबवत है, r के लंबवत है। आप कहोगे भैया ये क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं। मैंने कहा भैया सुनो, आप फॉर्मूला में देखो mvr sin थीटा, मतलब ये sin थीटा जो आ रहा है ना, इसको मैंने एक बार r sin थीटा लिखा। क्या लिखा? r sin थीटा। और मैंने देखा यार r का r sin थीटा वाला हिस्सा इस v के लंबवत है, तो मैंने कहा हटाओ इस mvr sin थीटा को, लिखो mvr परपेंडिकुलर। r का वह हिस्सा लेना है जो v के परपेंडिकुलर। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इस sin थीटा को v के साथ लिखो, v sin थीटा। मैंने v के दो हिस्से किए, v cos थीटा, v sin थीटा। जहां थीटा होता है वो cos बनता है, दूसरे वाला sin थीटा बनता है। मैंने कहा ये v sin थीटा है, v sin थीटा। और मैंने जैसे ही देखा कि v sin थीटा तो r के परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा इसको हटाओ, इसको ऐसे लिखो। मतलब अब आपको कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या याद करना है? mvr। mvr ये परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। मैंने कहा अच्छा m तो क्या है? आपने कहा m यहाँ द्रव्यमान है, किसका? कण का। मैंने कहा v क्या है? कण का वेग है। r क्या है? कण की दूरी है। मैंने कहा अच्छा r कौन सा लेना है इस फॉर्मूले में? वो वाला r लेना है जो v के परपेंडिकुलर है, या v कौन सा लेना है? v वह लेना है जो r के परपेंडिकुलर है, r के लंबवत है। ठीक है, आपने कहा भैया ठीक, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां से मैं इसको सारे को ही हटा रहा हूं। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया अब कि जो किसी कण का कोणीय संवेग होगा वो होगा r क्रॉस p, जिसको ये भी लिखा जा सकता है r क्रॉस mv या l इक्वल्स टू m r क्रॉस v। आपने कहा ठीक है। अगर यहाँ से हम परिमाण की बात करें तो हम l को लिख सकते हैं mvr sin थीटा, और इसी के दो हिस्से बना के हम लिख सकते हैं mvr परपेंडिकुलर या mv परपेंडिकुलर टू r। मतलब वो वाला r लो जो v के लंबवत है, या वो वाला v लो जो r के लंबवत है। इतनी ही इसकी थ्योरी है बच्चों। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से देखेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे चीजें हमें पूछी जा सकती है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सिंपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल। हमें ये कह दिया गया कि भाई ये x अक्ष है। क्या है ये? x अक्ष। ये है हमारा y अक्ष, यहां है मूल बिंदु। कोई कण है m द्रव्यमान का, और वो x अक्ष के समांतर v वेग से चल रहा है। ना दिशा बदल रही है, ना इसकी चाल बदल रही है, मतलब ये नियत है, मतलब कांस्टेंट है। ये ऐसे 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 चलता जा रहा है। हमें ये पूछा गया कि बताओ इस कण का जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा, और क्या ये बदल रहा है या नियत है,
कोणीय संवेग का जो मान है वो बदल रहा है या नियत है, कोणीय संवेग की दिशा बदल रही है या नियत है, ये सारी बातें हमें करनी है। हमने कहा मान लेते हैं बच्चों कि ये वाली दूरी r दे रखी है r, और मान लेते हैं ये कोण कितना है थीटा। सुनना ध्यान से। तो एक बात बताओ मुझे, जब ये कण यहां है या यहां है या यहां है या कहीं पहले था, तो ये दूरी और ये दूरी बदल रही है क्या? आपने कहा भैया अगर ये दूरी y हुई तो ये भी तो y होगी, क्योंकि कण तो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है, वो तो समांतर चलता जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये दूरी तो बदल ही नहीं रही है। मैंने कहा अच्छा है क्या ये? आपने कहा भैया ये r है तो ये r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा है, मतलब जो y है ना हमारा, y हमारा r sin थीटा है, y हमारा r sin थीटा है, y हमारा r sin थीटा है। हाँ बिल्कुल। क्या इसका वेग बदल रहा है? नहीं। क्या किसका द्रव्यमान बदल रहा है? नहीं। मैंने यहां लिखा L बराबर mvr sin थीटा। आपने कहा भैया m नहीं बदल रहा है ना, v नहीं बदल रहा है, नहीं, और r sin थीटा हमेशा कितना है? y, मतलब ये भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब हमारा इस कण का कोणीय संवेग नियत है, बदल नहीं रहा। परिमाण की बात की अब तक मैंने आपको कहा था ये परिमाण है, दिशा की यहाँ कोई बात नहीं है। मतलब कोणीय संवेग का जो परिमाण है, क्या है परिमाण, वो कैसा है? वो है बच्चों नियत, बदल नहीं रहा है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। आपके मन में क्या आ रहा होगा कि भैया जब ये आगे आगे चलता जा रहा है तो ये r तो बढ़ता जा रहा है, चलो m नहीं बदल रहा है, v नहीं बदल रहा है, r तो बदल रहा है। तो मैंने कहा बच्चों जब r बदल रहा है तो थीटा भी तो बदल रहा है, और r और थीटा इस तरीके से बदल रहे हैं कि ये r sin थीटा पूरा का पूरा बदल ही नहीं रहा है। r बढ़ रहा है, थीटा घटता जा रहा है, इस तरीके से बदल रहे हैं दोनों कि r sin थीटा बदल ही नहीं रहा, और उसका हमेशा मान कितना है? y है। तो हमने कहा कि इसका क्या नहीं बदल रहा है? आपने कहा भैया इसका परिमाण नहीं बदल रहा, दिशा की बात कर लो। मैंने कहा दिशा कैसे निकालते हैं? आपने कहा था भैया r की तरफ उंगलियां रख के v की तरफ घुमा दो, ये r है दूर की तरफ, v की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा कहाँ? अंदर, यहाँ जाओ, r ऐसे होगा, यहाँ का r, अंगूठा अंदर, यहाँ का r ऐसे होगा, ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा अंदर, मतलब दिशा भी उसी दिशा में है, बदल ही नहीं रही है। इसका मतलब दिशा भी क्या है? आपने कहा भैया दिशा भी नियत है, मतलब किसी सदिश का परिमाण भी नियत है, दिशा भी नियत है, तो हम ये कह देंगे कि वो पूरा का पूरा सदिश ही नियत है, मतलब इस कण का कोणीय संवेग नियत है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराता हूं बच्चों में आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है बच्चों कि भाई ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष, और ये हमारा y अक्ष है, और यहां से m द्रव्यमान का एक कण हमने छोड़ दिया, ऐसे पकड़ रखा था, हमने छोड़ दिया। हमें कहा गया कि इस मूल बिंदु के परितः, इस मूल बिंदु के परितः, अभी यहाँ है कहीं ये यहाँ है, और अच्छा ये मान लो यहाँ ना ये रेस्ट में, मतलब इसका वेग 0 है, हमने इसको नीचे छोड़ दिया, ये नीचे आएगा। तो हमें ये पूछा गया है कि इस कण का कोणीय संवेग इस बिंदु के सापेक्ष। बच्चों अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बताया है कि किस बिंदु के सापेक्ष, तो समझ जाना कि हम मूल बिंदु के सापेक्ष भी निकाल रहे थे पिछले सवाल में। तो जैसे जैसे ही कण आएगा बच्चों नीचे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये तो बदलेगा। जब ये यहाँ होगा तो r ऐसा होगा, ये r है, फिर ये यहाँ होगा ऐसा होगा, जब ये यहाँ जाएगा तो r ऐसा होगा, नीचे होगा तो फिर r ऐसा हो जाएगा। तो आप ये एक बात देखो, पहली बात तो अगर मैं सिंपल बात आपसे पूछूं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया जब इस कण को नीचे छोड़ देंगे ना तो इसकी चाल लगातार बढ़ती जाएगी गुरुत्व के कारण। आपको पता है ना, जब ऊपर से किसी चीज को छोड़ते हैं नीचे आता रहता है तो वो लगातार उसकी चाल, उसका वेग बढ़ता जाता है। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा L = mvr sin थीटा, भले ही m ना बदले, भले ही r sin थीटा ना बदले, लेकिन v तो बदल रहा है। इसका मतलब हमारे कोणीय संवेग का परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण बदल रहा है। कैसा है? परिवर्ती। और बच्चों बढ़ रहा है, बढ़
क्योंकि चाल लगातार बढ़ती जाएगी जब तक पृथ्वी पर आके नहीं गिर जाता वो। इसका मतलब परिमाण तो परिवर्ती है, अब की बार नियत नहीं है। दिशा आप कहोगे भैया आर ये है, आर हमेशा दूर की तरफ, और जहां नीचे रहा तो नीचे घुमाऊंगा अंदर, यहां अंदर, यहां अंदर, मतलब दिशा नियत है। दिशा कैसी है? नियत। परिमाण बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रही। लेकिन अगर एक भी चीज बदल जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो कोणीय संवेग है वो परिवर्ती है, बदल रहा है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पूछ लिया कि परिमाण के बारे में बताओ, तो आप कह देना बदल रहा है और उसका वेग, उसका मान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि v बढ़ रहा है ना तो l भी बढ़ेगा। मान लो इसी सवाल को आपसे ही पूछ लिया कि ऊपर की तरफ फेंका है, तो आपको पता है ऊपर जाने पर वेग चाल घटती जाएगी, तो ऊपर वाले केस में ये बदलेगा तो, लेकिन घटता जाएगा। दिशा नियत रहेगी। दिशा क्या रहने वाली है? नियत। एक और बात, जब ये नीचे आएगा तो आप ऐसे करके देखेंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा तो आप ऐसे करके वेग ऊपर है तो अंगूठा बाहर आएगा। मतलब नीचे आते हुए कोणीय संवेग की दिशा अंदर की तरफ है और ऊपर जाते हुए कोणीय संवेग की दिशा बाहर की तरफ है। कोई अगर मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था तो फिर वो नीचे ऊपर से नीचे आएगा, तो बताओ क्या कोणीय संवेग की दिशा बराबर वही रहेगी? तो आप बताएंगे नहीं, ऊपर जाते हुए अलग है, नीचे आते हुए अलग होगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे ऐसे कण की जो वृत्तीय गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। हमने एक धागा लिया, उस धागे को हमने एक कण लिया, उस कण को हमने उस धागे में बांध दिया। m द्रव्यमान का कण है और मैं ऐसे लेके उसको ऐसे घुमा रहा हूं। ऐसे नहीं घुमा रहा हूं, ऐसे ध्यान से सुनो, मैं ऐसे घुमा रहा हूं अभी, फिर देखेंगे बाद में कि इसमें क्या होने वाला है। तो आपने कहा ये तीसरा सवाल हम इसको बनाएंगे बच्चों। हमने कहा कि हमारा यहाँ ऐसे ही घूम रहा है बच्चों, ये उसका केंद्र है, ये वो रस्सी है और यहाँ बंधा हुआ है हमारा कण। कितने द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का हमारा कण है। बच्चों जब हम इसको घुमा रहे हैं ना, ये केंद्र है, केंद्र, इसी के सापेक्ष O के सापेक्ष हमें कोणीय संवेग निकालना है। घूमते हुए इसकी चाल नियत है, चाल नहीं बदल रही है। चाल की बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों आपको पता है कि वृत्तीय गति में दिशा तो लगातार बदलती रहती है, तो वेग तो बदलेगा, लेकिन चाल नहीं बदल रही है। v का मान नहीं बदला। v यहाँ कितना है? 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, तो सारी जगह कितना ही है? 5 मीटर पर सेकंड। ये नियत वेग है। कैसा वेग है? नियत वेग है बच्चों। अच्छा जी, हमने कहा ठीक। तो हमसे ये पूछा है अगर ये इसकी त्रिज्या r है, मतलब अगर इस धागे की लंबाई l कह दूं या r कह दूं, तो कोणीय संवेग के बारे में बताओ। तो हमें पता है L बराबर होता है mvr sin थीटा। m तो m है, कुछ दे देगा 2 किलोग्राम तो रख देना। v का मान 5 में नहीं रख रहा हूँ, r का मान भी नहीं बदलेगा। थीटा बदलेगा क्या? थीटा क्या होता है? v और r के बीच का कोण। वृत्तीय गति करते हुए r त्रिज्या है, v उसकी स्पर्श रेखा है, उनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यह जाएगा sin 90, और sin 90 का मतलब 1, तो यह जाएगा mvr। तो मुझे बताओ परिमाण बदलेगा क्या? कोणीय संवेग का परिमाण बदलेगा। ऐसा कण जो लगातार वृत्तीय गति कर रहा है उसका परिमाण बदलेगा क्या? आप कहोगे भैया m नहीं बदल सकता, त्रिज्या नहीं बदलेगी, धागा वो कम छोटा ऐसा नहीं कर रहा है कि कभी खींच लेता है कभी छोड़ देता है, नहीं ऐसे ही घुमा रहा है, मतलब r नहीं बदल रहा है। v अगर बदला, v मतलब चाल, वेग नहीं है, वेग परिमाण की बात कर रहा हूं बच्चों। परिमाण में ये वेग नहीं है, ये चाल है। चाल नहीं बदल रही है तो परिमाण तो अभी नियत है। अच्छा अगर क्या होता कि ये अपनी इसकी चाल बदलता रहता, तो आप कहोगे L भी बदलता रहता, कोणीय संवेग भी बदलता रहता। क्या होता कि ये कभी धागे को आगे से पकड़ ले फिर छोड़ दे, तो इसका मतलब वो R को भी चेंज कर रहा है, तब भी बदल जाता। लेकिन अभी R भी नहीं बदल रहा है, V भी नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे परिमाण नियत है। बात कर लेते हैं दिशा की। किसकी बात करेंगे? दिशा की। दिशा कैसे निकालते हैं? आप कहोगे भैया दिशा के लिए हम R क्रॉस P करते हैं। अपनी उंगलियां R की दिशा में रख के V की दिशा में घुमाते हैं, R क्रॉस V। R की दिशा ये है दूर की तरफ, V की दिशा में घुमाएंगे, ये कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। अब सुनो, ऐसे नहीं देखते, दिशा देखेंगे यहाँ से। ये ऐसे घूम रहा है बच्चों, ध्यान से देख रहे हो ना, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ धागे से, ऐसे घूम रहा है। मान लो भी यहाँ है कण और मैंने धागा यहाँ से पकड़ा है, तो ये R है, आपकी तरफ मेरा हाथ आ रहा है, ये R है, और कण ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये जा रहा है वेग, तो मैं ऐसे करूंगा तो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ, मतलब ये कोणीय संवेग की दिशा है। कहाँ है? ऊपर की तरफ। अच्छा मान ले घूमते 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 यहाँ आ गया कण, धागा ये है, ये R की दिशा, जाएगा वो ऐसे, ऐसे घुमाऊंगा, अब भी ऊपर है।
मैंने कहा घूमते 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 यहां आ गया, अब धागा ऐसे है, मैंने यहां से पकड़ रखा है, तो आर की दिशा तो दूर होगी, कण ऐसे आएगा, घूम ऐसे रहा, देखना ध्यान से, यहाँ की दिशा देखना, यहाँ ऐसे, तो आप कहोगे ऐसे आर की दिशा में रख के वी की तरफ दिशा में अपनी उंगलियां घुमाई मैंने, अंगूठा कहाँ है ऊपर। तो आप ये देख रहे हो कि ऐसी गति में लगातार अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, मतलब कोणीय संवेग की दिशा बदल नहीं रही है, नियत है। तो आप कह दोगे कि दिशा भी यहाँ क्या ही है, नियत है। और कोई तुमसे पूछ रहे दिशा कैसी है, तो आप बता देना कि जिस समतल में ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो इस समतल में घूम रहा है बच्चों। ये मान लो यहाँ मैं मेज रख दूं एक, तो ये मेज के ऊपर घूम रहा है, तो हमारा जो कोणीय संवेग है इस मेज के लंबवत है ऊपर की तरफ। ऐसे घूमता तो नीचे हो जाता, बस इतना फर्क होता है, लेकिन रहता हमेशा कहाँ, या तो ऊपर या नीचे, मतलब मेज के तल के लंबवत। मेज का एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दिया आपको। आपने कहा ठीक, ये कहाँ का कोणीय संवेग निकाला, किसके सापेक्ष निकाला, ओके। मान लो बच्चों अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाता, ऐसे, तो सेम बात यहाँ रहती, बस उसमें दिशा या तो आगे की तरफ आती या पीछे की तरफ आती। अभी कहाँ थी, ऊपर, कहाँ थी, नीचे, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ऐसे। लेकिन अगर ऐसे घूमेगा तो देखो दिशा या तो अंदर या बाहर, ठीक है, चीजें सेम यही रहती। अगर इनमें से कोई एम, तो देखो द्रव्यमान तो नहीं बदल रहा है, वी भी बदल सकता है, आर भी बदल सकता है, तब एल बदल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने ना धागा ये ऐसे पकड़ा यहां से, और मैं ऐसे घुमा रहा हूं, शंकु बना रहा हूं उसको, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अभी तो मैं ऐसे घुमा रहा था, लेकिन मैंने अब धागा यहाँ पकड़ा ऐसे, और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये कहीं ना कहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ कहीं कोई बिंदु है ओ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हमारा जो धागा है वो ऐसे है, ये नहीं है धागा भाई, ठीक है। हाँ, वृत्त यही बन रहा है, अब ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी, धागा ये है। कभी आप सोचो कि अब मेरा हाथ यहाँ नहीं, मेरा हाथ अब यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये ऐसे घूम रहा है। तो अब हमें ये पूछा गया कि अब बताओ, अब हमें ये बता दो कि इसका कोणीय संवेग कितना होगा। क्या अब भी कोणीय संवेग नियत होगा? ये कहा गया है कि जिस वेग से घूम रहा है वो वेग नियत है, वो वेग नियत है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने कहा आपसे, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, मुझे तो यहां से शुरू करना है। आपने कहा भैया थीटा, पहले सबसे पहले ये देख लो थीटा क्या है। थीटा होता है वी और आर के बीच का कोण। आर क्या होता है? आप कहोगे भैया आर होता है उस बिंदु से जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, यहां से नहीं मापेंगे दूरी अब की बार कभी, आप इसको आर बोल दो ना। आर होती है उस कण की दूरी, कण यहां है, इस बिंदु से ये दूरी, मतलब ये धागे की लंबाई, मैं इसको L मान लेता हूं, तो यहां आपकी बारी आ जाएगा MVL। मुझे इनके बीच का कोण लिखना है। तो क्या ये धागा ऐसे है? आपने कहा ऐसे ही तो घूम रहा है ना, ऐसे ही तो घूम, मैंने यहां से पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं उसको, तो ये धागा किसी टाइम ऐसे होगा। अच्छा, ये तो R हो गया। V कहाँ है? आप कहोगे भैया V तो ऐसे है, देखो ध्यान से, अरे भाई ऐसे ही तो घूमेगा किसी टाइम, ये ऐसे बाहर के, यहाँ देखो, यहाँ इस जगह, तो यहाँ ये कण कहाँ जाएगा? बाहर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कहीं अंदर, देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये धागा है और ये इसका वेग है, कण का, कण यहाँ है, ये धागा है और ये इसका वेग है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों ना लंबवत है। अब भी भले ही यहाँ ये कुछ ऐसा दिख रहा हो, ये तो ये एल ने धागा की रेडियस के साथ, त्रिज्या के साथ कोण है ये। वेग कहाँ है? वेग, आप कहोगे भैया वेग तो अंदर है। अब अगर आप ऐसे देखें तो ये देखना कितना कोण है, आप कहोगे भैया 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी थीटा 90 रहेगा, साइन 90, तो आ जाएगा MVL। क्या धागे की लंबाई बदल रही है? नहीं। वेग चाल बदल रही है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ भी परिमाण क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। परिमाण कैसा है? परिमाण, आप कहोगे भैया परिमाण है नियत। परिमाण कैसा? नियत। ठीक है, आपने कहा ठीक। दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा की, दिशा की बात, दिशा कैसे निकालने? आपने कहा भैया एक ही तरीका है, R क्रॉस P। R क्या मतलब? ये धागा, ये त्रिज्या मत सोचना, R त्रिज्या नहीं है, R है दूरी कण की, कहां से? निश्चित बिंदु से। तो ये R है और घूम रहा है ऐसे। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, ये है धागा, मैंने ये इसकी तरफ उंगलियां रखी, कण जा रहा है अंदर की तरफ। देखो ये जो है ये हमारा किसकी दिशा है? ये L की दिशा है, मतलब यहाँ L कुछ इस प्रकार का है। अच्छा, यहाँ देखें, अगर यहाँ मतलब ये घूमता घूमता यहाँ आ गया, तो धागा शायद इस बिंदु पे तय, देखो ये है, दो ये बिंदु,
ये वाला है, ये बिंदु ये वाला है, यहाँ मैंने यहाँ रखा। आ कहाँ रहा होगा कण, आपकी तरफ आएगा बाहर की तरफ, तो ये होगा। तो ये देखना ये एल की दिशा है। मैं दो बिंदुओं पे ही जब एल चेक किया तो मुझे तो पता चल गया कि ये एल की दिशा अलग है, ये एल की दिशा अलग है। यहाँ देख लो, यहाँ देख ले, यहाँ देख लो, ये सामने है जो ऐसे। आपने कहा ये आर है, ये वी है, तो ये यहाँ दिशा लगातार बदल रही है। तो आप कहोगे दिशा तो कैसी है, परिवर्ती। लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, परिमाण नहीं बदल रहा। वो कितना ही है, एम वी एल। एल जहाँ क्या है, धागे की लंबाई। उम्मीद है बच्चों ये समझ आ गया होगा। मैं इसको उठा रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे और करेंगे एक क्वेश्चन हम प्रक्षेप्य गति का। किसका करेंगे, प्रक्षेप्य गति का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही कहता है बच्चों कि ये कोई बिंदु है, यहां से m द्रव्यमान का कोई कण थीटा कोण पर, मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, वो आप खुद से कर सकते। मान लो थीटा 45 डिग्री दे दिया, 37 डिग्री दे दिया, m का मान 2 किलोग्राम दे दिया, वो तुम कर लोगे। v वेग से फेंका गया और ये प्रक्षेप्य गति करते हुए यहाँ आके गिरा। हमें कहा गया कि जब ये कण अपने उच्चतम बिंदु पे था, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पे था, तब बताओ इस कण का कोणीय संवेग इस प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष कितना रहा होगा। मान लेते हैं ये y अक्ष है, ये x है, ये प्रक्षेपण बिंदु है या मूल बिंदु है। यहाँ से m द्रव्यमान के कण को थीटा कोण पर अक्षतिज के साथ v वेग से फेंका गया। जब ये यहाँ सबसे उच्चतम बिंदु पे था तो हमें ये बता दो कि इसका कोणीय संवेग बता दो। आपने कहा भैया हमें पता ये v है, तो ये v कोस थीटा होगा, ये v साइन थीटा होगा। ये सबसे ऊंचे बिंदु पर v साइन थीटा 0 हो जाता है, हमने प्रक्षेप्य गति में पढ़ा था। लेकिन बचता कौन है, v कोस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, मुझे इस बिंदु पर कोणीय संवेग चाहिए, वो होता है m v r साइन थीटा। m है, v कितना है इस बिंदु पर, v कोस थीटा है। क्या है, v कोस थीटा। अच्छा ये r साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अभी ना इस थीटा, ये थीटा, ये अल्फा लिख लेता हूँ। आप कहोगे ये क्या बात हुई। मैंने कहा बच्चों यहाँ जो थीटा है ये v और r के बीच का कोण है, जबकि ये जो थीटा यहाँ में लिख दी, ये लिखा थीटा, ये v और अक्षतिज के बीच का कोण है। मतलब ये वाला थीटा और ये वाला अल्फा दो अलग अलग है। तो यहाँ भी थीटा लिख दूँ, यहाँ भी थीटा लिख दूँ, थोड़ा गलत हो जाएगा। ये थीटा वेग ने अक्षतिज के साथ जो कोण बनाया वो है, अल्फा v और r के बीच का कोण होगा। अब हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, m v r परपेंडिकुलर, ये वाला, कि मैं वो r लूंगा जो v के परपेंडिकुलर है। भाई v तो ये रहा, अच्छा v किस बिंदु का ले, ये ले नहीं, जिस बिंदु पर कोणीय संवेग निकालना है हमें वहां का वेग चाहिए। हमें यहाँ का थोड़ी कोणीय संवेग निकालना, हमें इस बिंदु पे कोणीय संवेग निकालना, तो मुझे वेग भी इसी बिंदु का चाहिए जो कितना है, v कोस थीटा। इसलिए मैंने यहाँ m v की जगह में v कोस थीटा लिखूंगा। r परपेंडिकुलर क्या है, v की दूरी, इस बिंदु से लंबवत दूरी कितनी है, v की इस बिंदु से लंबवत, ये दूरी तो ये है सच में, लेकिन मुझे तो वो दूरी चाहिए जो v के लंबवत होगी। v ये रहा, तो v के लंबवत तो ये दूरी है। कहां से, इस बिंदु से, ना यहाँ जा सकते ना ऊपर रह सकते, यहाँ तक आना है क्योंकि यहाँ है वो बिंदु। तो हम कहेंगे यहाँ r की जगह क्या लिखा जाएगा, h लिखा जाएगा। जो h क्या है, ये हमारी उच्चतम दूरी, उच्चतम ऊंचाई, जिसको हम प्रक्षेप्य की ऊंचाई बोलते थे, m v कोस थीटा। बताना h का फॉर्मूला क्या आता था, आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। t का, उस उड्डयन काल का 2u साइन थीटा बटे g, फिर आपने पढ़ा था h का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, एक पढ़ा था आपने रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। मुझे h चाहिए तो h रख देंगे यहाँ, h का मान होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब यहाँ से आप v की जगह नहीं, v तो हम यहाँ v है ना, तो u नहीं लिखेंगे, हम v लिखेंगे। तो क्या बनेगा, m v इंटू वी स्क्वायर, वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, साथ में cos थीटा और बटे 2g। अब आपको सारे मान जब देगा तो यहाँ रख देना, आंसर निकाल लेना। तो आप ऐसे कर सकते हो। मान लो यहाँ पूछ ले, यहाँ इस बिंदु पे मान लो ये कह दिया कि t बराबर 2 सेकंड के बाद बताओ, t बराबर 2 सेकंड के बाद। तो आप पहले ये पता करेंगे कि ये कितना है यहाँ और यहाँ का वेग कितना है।
आप कहोगे ये वेग तो कितना ही रहना है, v cos थीटा। लेकिन अब की बार ये मत कहना कि v sin थीटा 0 होगा, नहीं नहीं, अभी v sin थीटा यहाँ होगा, भले ही वो कुछ कम हो गया होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये दूरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अकेला v cos थीटा था बच्चों, यहाँ तो v cos थीटा भी है, v sin थीटा भी, मतलब हमारा वेग कहीं बीच में होगा। तो आपको सबसे पहले तो वो वेग निकालना पड़ेगा और फिर उसकी यहाँ ये दूरी पता करनी पड़ेगी कितनी बनेगी और उनके बीच का कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ये तब हमारे लिए आसान होगा जब हमें नंबर दे दे, जैसे अभी सारी चीजें दे देता। मान लो ये कह देता इस v का मान हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है, इस थीटा का मान हमारा 37 डिग्री है, तो मैं ये कहता ये आ जाएगा 100 कोस 37। आप कहोगे हाँ, कोस 37 कितना होता था बच्चों, 4/5, 5 से जाएगा 20 बार, या जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला वेग यहाँ कितना जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। आप कहोगे ये 100 है, ये 37 है, तो ये बनेगा 100 साइन 37। साइन 37 होता है 3/5, 5 से 20 बार जाएगा, 20 या 60, तो यह आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ गया 80 मीटर पर सेकेंड, ये 60 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ भी कितना रहेगा जाके, आप कहोगे भैया ये यहाँ भी 80 मीटर पर सेकेंड रहेगा, हाँ ठीक है। चलो अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये अभी यहाँ 60 है, यहाँ जाके 2 सेकंड के बाद की बात है, तो हम कहेंगे v बराबर u प्लस 80। u कितना था, आप कहोगे ये 60 है, a का मान -10, t का मान 2, 10 दूनी 20, मतलब 60 माइनस 20 आ जाएगा 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मैं यहाँ वेग लिख सकता हूँ, लो और आसान बताता हूँ तुम्हें। तो क्या मैं इस वेग को लिख सकता हूँ 80 i कैप प्लस 40 j कैप, हाँ लो वेक्टर फॉर्म में आ गया। मतलब इस बिंदु पे जो वेग है वो हमारा कितना है, 80 i कैप प्लस 40 j कैप, ठीक। अब मुझे निकालना है r, m मान लो मुझे यहाँ दे दिया इसका 2 किलोग्राम, और ये होता है r क्रॉस v। तो बस अब मुझे m पता है, r निकालना है मुझे, r वेक्टर। ये है बच्चों हमारा r वेक्टर, ये r वेक्टर है, मुझे यहाँ का r वेक्टर चाहिए। कैसे निकालने मैं अभी बता रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। r वेक्टर के लिए मुझे बच्चों ये दूरी चाहिए y की, और मुझे x की चाहिए। मैंने कहा बताओ ये x में कितनी दूरी चला होगा। आपने कहा भैया x में दूरी निकालने के लिए आप इसकी समीकरण लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y x में चल रहा है तो x लिख दिया, u कितना है x में 80, t कितना है 2 सेकंड, कोई त्वरण नहीं होता, x में कोई त्वरण नहीं होता, तो a का मान 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 160 मीटर। मतलब ये x में आगे 160 मीटर चल चुका है। y निकाल लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है 60, y की बात कर रहे हैं, समय है 2 सेकंड, 1/2, a का मान -10, क्योंकि इस दिशा में g है, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 से गया 4 2 बार, 60 दूनी 120 माइनस 10 दूनी 20, तो आ जाएगा 100 मीटर। मतलब ऊपर की तरफ ये कितना चल चुका है 100 मीटर। तो जो r बनेगा, ये r वेक्टर बनेगा 160 i कैप प्लस 100 j कैप। मतलब हमारा r वेक्टर आ गया कितना, 160 i कैप प्लस 100 j कैप। अब आप एक और बात समझ लो, मान लो अगर ऐसे वेक्टर में देके क्वेश्चन पूछ ले, सीधा ही वेक्टर में देके, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो हम सीधा वेक्टर लगा देंगे। आप कहोगे भैया l, m का मान कितना, m का मान 2 किलोग्राम है, उसकी बाद में बात करेंगे। r क्रॉस v निकालना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको भैया वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो हमने सीखा था सारणिक विधि से। आप कहोगे l वेक्टर बराबर m, अंदर है i कैप, j कैप, k कैप। पहले r है तो r लिखो 160, 100, j k वाला नहीं है, फिर v है, v वाला लिखो 80, 40, 0, m का मान है 2, यहाँ लिख दो, और l वेक्टर आपका आ जाएगा। आप कहोगे 2, जब i निकाल लेंगे ये दोनों 0, ये दोनों 0, j निकाल लेंगे दोनों 0, ये दोनों 0, k निकालना पड़ेगा हमें, k के लिए दोनों की गुणा 160 गुणा 40, 160 गुणा 40 20 में आता है माइनस 80 की गुणा 100 में 80 गुणा 100। अब मुझे बताओ थोड़ा सा ना अच्छे से कैलकुलेट करेंगे इसको। आप कहोगे 80 160 में 80 कॉमन आ जाएगा, ले लो 80 कॉमन, 40 और 100 में 20 कॉमन आ जाएगा, आ गया। आज जैसे कैलकुलेशन कर लो, 80 से 60 गया 2 बार, 40 में से 20 कॉमन आ गया 2 बार,
80 पूरा बार गया, बिल्कुल 20 में गया तो बचा 5, 2 दूनी 4, -5 माइनस आ जाएगा तो आप कहोगे -1 बचा यहाँ, 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 0, 3200 के कैप, ये हमारा एल वेक्टर आ गया। ठीक है, मात्रक आपको पता है इसका केजी क्या था, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका वो परिमाण निकालना हो तो इसको माइनस तो प्लस हो जाएगा, के कैप का परिमाण 1 होता है तो आ जाएगा 3200 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिशा बतानी हो तो के कैप किसकी दिशा बताता है के कैप, आप कहोगे आई जे के, ये जेड एक्स है लेकिन माइनस आ रहा है मतलब माइनस जेड में इसकी दिशा है। और ये बात आप समझ भी सकते हो, देखो ये एक्स था, ये वाई था, ये आर है, ये वी है, तो देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये आ गया। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों बस हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हमें ना आर वेक्टर दिया है, किसी कण का स्थिति सदिश दिया है और वो दिया है 2t² आई कैप प्लस 3t जे कैप। हमें कहा गया है इस कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। ठीक है, पूरी थ्योरी लिखी है कि एक कण का द्रव्यमान इतना है, स्थिति सदिश इतना है जो समय के साथ बदल रहा है। हमें ये कहा गया है कि t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर क्या निकालना है हमें, एक निकालना है बच्चों हमें बलाघूर्ण, क्या निकालना है बलाघूर्ण, और एक निकालना है हमें कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हमें दिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं इसको। क्या कहता है, देखो ध्यान से, आर दिया है, आपने कहा भाई एम दे दिया, बलाघूर्ण निकालना है तो मतलब टाउ निकालना, तो मुझे आर और एफ चाहिए, आर और एफ। आर तो गिवन है, मान लो मुझे कोणीय संवेग चाहिए, कोणीय संवेग मतलब एल वेक्टर, मतलब मुझे आर क्रॉस पी चाहिए या एम आर क्रॉस वी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा लो मैं, एम आर क्रॉस वी चाहिए। तो मुझे आर तो पता है लेकिन एम भी पता है, एक तो मुझे एफ चाहिए, एक मुझे वी चाहिए, मतलब मुझे यहां से किसी तरीके से वी से आर से वी पे जाना है और वी से हमें एफ पे जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अगर ये स्थिति है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेग। स्थिति का डिफरेंशिएशन करने पे वेग मिला करता था, t² का हो जाएगा 2t, 2 गुना 2 4t आई कैप, t की पार घात 1 है तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, अगर यहाँ तक तुम आ गए हो तो यहाँ से बच्चों हमारा वेग आ गया 4t आई कैप प्लस 3j कैप। तो v तो आ गया, r भी है, m भी है, निकाल दो, देर क्यों कर रहे हो, सबसे पहले l ही निकाल लो। l, m का मान है 2, हाँ, r क्रॉस v निकालना है तो ये आई कैप, j कैप और k कैप। अच्छा जी, बताना, r शुरू में है ना, r कितना है, r तो आप कहोगे 2t², हाँ, यह आ जाएगा 3t, k है ही नहीं 0, v बाद में है, v बाद में लिखा जाएगा, यह आ जाएगा 4t और यह आ जाएगा कितना 3 और ये 0। अच्छा, कितने सेकंड पे निकालना है, 3 सेकंड पे, तो t का मान 3 रख लो ना यार, ऐसा करो पहले ना कर लेते, v का मान, r का मान निकाल लो जब t का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख दो, 3 की घात 2, 9 दूनी 18 आई कैप, 3 तिया 9 जे कैप। देखो t बराबर 3 पे r का मान आ गया। ऐसे ही v निकाल लो, v का मान t बराबर 3 पर, t बराबर यहाँ 3 रखो v में, यहाँ 4 तिया 12 आई कैप और ये 3 जे कैप। ठीक है, क्यों फालतू की मेहनत करनी है यहाँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ आप लिखो। पहले आता है r है 18 9 0, v है हमारा 12 3 0, तो l आ जाएगा हमारा 2, ये दोनों 0,
ये दोनों जीरो, के कैप वाला बचेगा, के कैप वाला हमारा आएगा 18 दूनी 36, 18 54 माइनस 12 निम्न 108। हाँ 108 में से 54 गए, माइनस 54 बचेंगे, 54 दूनी 108, तो आ जाएगा बच्चों माइनस 108 के कैप। दिशा बता दी, माइनस जेड है ये, परिमाण खाली बताना हो तो बता देना 108 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया एल, एल निकाल दिया बच्चों, मतलब कोणीय संवेग का बल आघूर्ण निकालना है। लेकिन बल आघूर्ण के लिए मुझे चाहिए एफ, क्या चाहिए, एफ चाहिए। V से F पे कैसे जाऊं, F होता है m में, F बराबर क्या होता है m में। अगर मैं A पे पहुंच जाऊं तो F मुझे मिल जाएगा क्योंकि m मुझे पता है, और A पे जाने का तरीका है कि V का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो dV बटे dt जो कि हमें देगा त्वरण, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 4 बचेगा, 4 आई कैप, 3 का डिफरेंशिएशन 0 तो ये 0 हो गया, मतलब A का मान आ गया 4 आई कैप। तो मुझे बताओ f कितना आ जाएगा, आप कहोगे f आ जाएगा m में, m कितना है, m है 2 किलोग्राम, यह आ जाएगा 4 दूनी 8 आई कैप, f का मान आ गया 8 आई कैप। तो क्या बनेगा भाई, टॉर्क, टॉर्क होता है r क्रॉस f, r क्रॉस f, लिखो आई कैप, j कैप, k कैप, r लिखो पहले, r कितना, किस टाइम पर, 3 पे निकालना है, तो r का दिया था 1890, अब निकालना है हमें r क्रॉस f, f कितना है 8 आई कैप, ये 8, ये 0, ये 0, ये तो 0 हो गया भाई, ये तो है ना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, k का बचेगा, तो टॉर्क आ जाएगा हमारा आघूर्ण k, इसकी गुणा 0 में 0, 8 9 72, मतलब माइनस 72 k कैप आ जाएगा। दिशा भी बता दी, माइनस k कैप मतलब वही कौन सी दिशा, माइनस ZX, और अगर परिमाण बताना हो खाली तो बताना 72, और ये होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप कर देना। मान लो यहाँ तो R दिया है, सुनना ध्यान से, मान लो आपको यहाँ A दे दे त्वरण, और आपसे पूछे यही दो चीजें, तो आप त्वरण से तो सीधा तो क्या निकाल दोगे, त्वरण से सीधा आप m लिख के f निकाल दोगे तो बल आघूर्ण आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर मुझे v चाहिए तो मुझे वापस आना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर विस्थापन से स्थिति से कहाँ जाना है, वेग पे, डिफरेंशिएशन करो, वेग से त्वरण जाना है, डिफरेंशिएशन करो, वापस आना है तो इंटीग्रेशन। मतलब अगर इस सवाल में r की जगह a दे देता तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता, तब जाके हमें v मिलता। 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, अब a का पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो v मिलेगा, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अच्छा v तो चाहिए, एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर r चाहिए, r बच्चों, r के लिए फिर हमें एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे ना सवाल। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दृढ़ पिंडों के कोणीय संवेग की, जिसमें हम पढ़ेंगे आई ओमेगा। चलो मैं बता के चलता हूं, आप मुझे बताओ P बराबर m क्या हुआ करता था, आप कहोगे भैया mv। ये क्या है, रेखीय संवेग। अच्छा, रेखीय संवेग जैसा यहाँ क्या है, आप कहोगे भैया कोणीय संवेग। अच्छा, ये क्या है, द्रव्यमान। यहाँ क्या है द्रव्यमान के जैसा, जड़त्व आघूर्ण। हाँ, यहाँ क्या है, v वेग है, यहाँ वेग क्या होता है, ओमेगा। तो फॉर्मूला बनेगा L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये L का फॉर्मूला उनके लिए चलेगा जो घूमने वाली वस्तुएं हैं, जिनका कुछ जड़त्व आघूर्ण है और कोई कोणीय वेग है। जैसे वेग 0 हो जाने पे रेखीय संवेग 0 हो जाता था, ऐसा ही कोणीय वेग 0 हो जाने पे कोणीय संवेग भी 0 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।